भारत, पाकिस्तान तथा चीन का विकास अनुभव, एक तुलनात्मक अध्ययन। ये जो चैप्टर है आपका, पहली बात तो आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, टी आर जैन की खासकर तो, ठीक है। तो बुक से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आपको ये चैप्टर जो पढ़ना है ये पीडीएफ में आपको भेज दूँगा। एक तो इससे आप पढ़िएगा, दूसरा सपोर्ट मटेरियल से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, पूरी बुक के अंदर हम भारत के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ, भारत ने कब पंचवर्षीय योजना अपनाई, भारत के कृषि क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी, हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को कब अपनाया, हमने हरित क्रांति को कब अपनाया, और क्या कहते हैं, पूरी बुक के अंदर हम भारत के बारे में जो है पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, भारत के कोई पड़ोसी देश हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हमें केवल दो देशों के रिगार्डिंग हमें जो है कंपैरिजन करना है। पहला है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। इन्हीं दो के बारे में हमें भारत का कंपैरिजन करना है कि भाई इन्हीं के साथ क्यों करना है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि ये जो तीनों देश हैं ना, ये तीनों देश एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं, एक पीछे आगे पीछे 1-2 साल का फ़र्क होगा, लेकिन आज चीन हमसे जो है 10 गुना आगे है और हम पीछे रह गए। तो आखिर भारत और पाकिस्तान का क्या फेलियर है कि हम पीछे हैं और चाइना हमसे इतनी आगे है, जबकि चाइना की स्थापना हमसे 2 साल बाद हुई है, सब कुछ उसने हमसे लेट किया, सब कुछ। तो फिर वो आखिर इतना आगे कैसे चला गया, उसने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया था, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चाइना कब आज़ाद हुआ, कब उसने हरित क्रांति, क्या स्ट्रैटेजी उसने अडॉप्ट करी कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चीन की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। भारत की हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, पूरी बुक में भारत के बारे में ही पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम इन तीनों देशों का कंपैरिजन करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए, आपको बेटा चीन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि चीन के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। तो कहता है चीन गणराज्य की जो स्थापना है ना, वो 1949 में हुई थी, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो हम कब आज़ाद हुए थे, 1947 में, और चीन जो है 1949 में, मतलब कि हमसे भी 2 साल बाद। दूसरा, यहाँ पे जो है आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ने बेटा पूंजीवाद, समाजवाद, इन अर्थव्यवस्थाओं को नहीं अपनाया। भारत और पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था आज़ाद होने के बाद। जबकि वहीं पे हम चीन की अगर बात करें तो चीन ने क्या करा, चीन ने ये कह सकते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। कौन सी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सारा का सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी कौन सी होती है, जिसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, सब कुछ निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है। समाजवादी में सब कुछ सरकार के हाथों में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की इंपॉर्टेंस होती है। पूंजीवाद का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, समाजवाद का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। और जबकि मिश्रित की अगर बात करें तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें ऐसे उत्पादक भी होते हैं जो लाभ कमाना चाहते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे होते हैं। निजी क्षेत्र भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो चीन ने पूंजीवाद और मिश्रित को नहीं अपनाया, चीन ने एक तरीके से समाजवाद को अपनाया, जिसमें सारा का सारा जो कंट्रोल था वो सरकार के हाथों में था। यहाँ पे देख लेंगे कि चीन गणराज्य की स्थापना के बाद उसने अर्थव्यवस्था के सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कुछ भी हो, उसको जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिनका स्वामित्व संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, उसको ख़त्म करके सरकार के हाथों में कर दिया गया कि भाई सरकार के कंट्रोल में रहेगा सब कुछ, निजी क्षेत्रों का पूंजीवाद जैसा कोई भी सीन नहीं रहेगा। चलिए जी, ठीक है, आज़ाद हो गया 1949 में। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है।
उसके बाद चाइना ने क्या करा, 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में वो उद्योग आते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 3, चीन ने अपने सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर कह रहा हूँ मतलब कि उद्योगों का विकास करने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए एक प्रोग्राम, एक अभियान को शुरू किया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसको शॉर्ट में GLF के नाम से जानते हैं। GLF का मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, बताइए। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है चीन ने 1958 में अडॉप्ट किया था। ये एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पे देश का औद्योगिकरण करना। मतलब कि चीन ने अपने सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए नए नए उद्योग वहाँ पे खुले। उसके लिए जिस अभियान को शुरू किया था 1958 में, बेटा सन ध्यान रखना है, 1958 में, उस अभियान का नाम है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी गई। मतलब कि लोगों को यहाँ पे मोटिवेट किया गया कि कैसे भी करके अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग जो है लगाइए, कैसे भी करके। पहले चीन ने क्या करा, पहले चीन ने जो है प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस किया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पे फोकस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड है, जैसे सेकेंडरी सेक्टर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये ध्यान रखना है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, जिसमें हम कृषि को शामिल करते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं किम्यून पद्धति। क्या कहते हैं, किम्यून पद्धति। जैसे कि पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में किम्यून पद्धति से खेती प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक तरीके से सहकारी खेती होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, जिसमें किसान मिलजुल कर खेती करते हैं। तो मिलजुल के खेती करना हमारे यहाँ पे लाइक कह सकते हो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाता है। तो उन्होंने उस चीज़ को सहकारी खेती का नाम ना देकर उन्होंने इस चीज़ को किम्यून पद्धति का नाम दिया। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास करने के लिए, कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई उसका नाम था किम्यून पद्धति, जिसमें किसान मिलजुल कर खेती करते थे। और एक बेटा बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए नए नए उद्योग खुले, औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण का मतलब नए नए उद्योगों का खुलना। उसके लिए उन्होंने जिस अभियान को शुरू किया, जिस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया 1958 में, उसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसके बाद उन्होंने जो है एक और अभियान शुरू किया जिसका नाम था महान सर्वहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या नाम है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रांति। अब ये क्या दिक्कत है, अब इसको समझिए। ये जो प्रोग्राम है ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के 7 साल बाद शुरू किया गया 1965 में। ठीक है, और यहाँ पे जो है पर्सन का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, माओ से तुंग, ये उस पर्सन का नाम है। ठीक है, इन्होंने जो है ये अभियान जो है स्टार्ट किया। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या था भाई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य है औद्योगिकरण करना, किम्यून पद्धति का उद्देश्य है प्राथमिक क्षेत्र कृषि का विकास करना। तो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ये किस लिए शुरू की उन्होंने, इसके अंतर्गत छात्रों को और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं, अगर उन्हें काम सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो उनको काम सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्हें शहरी क्षेत्रों में ना भेज के ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो
तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, वहाँ के लोगों को देखोगे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, तो वहाँ से आपको बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा एज कंपैरिजन टू शहरी क्षेत्रों में आपको इतना सीखने के लिए नहीं मिलता। तो इस अभियान का केवल एक ही ऑब्जेक्ट था कि स्टूडेंट्स वगैरह को रूरल एरिया में जाके सिखाया जाए। ठीक है जी, एक मिनट रुकिए ज़रा। उसके तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पहला है कम्यून पद्धति प्राथमिक क्षेत्र के लिए, दूसरा है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड द्वितीय क्षेत्र के लिए, और तीसरा जो है वो है महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये है स्टूडेंट और विशेषज्ञों की डेवलपमेंट के लिए, ये सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें आपको काम करना आए, कैसे करते हैं, क्या नॉलेज मिलेगी, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, ये उस चीज़ के लिए है। उसके बाद क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, चीन के अंदर क्या चलता है, दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति चलती है। दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या होती है, कह रहा है सुधार प्रक्रिया में, मतलब जब उन्होंने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, अभी हम बात करेंगे नीचे कब इन्होंने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। रिफॉर्म्स मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसको कहते हैं रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। इसमें क्या किया इन्होंने, दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति को लागू किया गया। अब ये दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। दोहरी कीमत मतलब दो कीमत के यहाँ पे बात चलेगी। इसका अर्थ है कि कीमत का निर्धारण दो तरीके से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मात्राएं खरीदें और बेचें और शेष वस्तुएं बाजार की कीमतों पर खरीदें और बेचें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो तरीके के प्राइस चलते थे। जैसे कि मान लीजिए लाइक सरकार ये कह रही है कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। मान लीजिए सरकार ने क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि भाई 10 टन तक की जो प्रोडक्शन है ना, वो तो जो है भाई मेरे प्राइस पे बिकेगी 5 रुपये पर किलो के हिसाब से, इसके ऊपर आप जितना मर्जी बेचिए। अब मान लीजिए किसान है, उसने जो है टोटल 30 टन की प्रोडक्शन करी है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या है कि 10 टन जो है वो तो 5 रुपये के हिसाब से बिकेगा, और बाकी का जो 20 टन है, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, बाकी का जो 20 टन है वो बाजार भाव पे बेच सकता है। मतलब मार्केट में उसको अभी चाहे इसके 2 रुपये मिले, 3 रुपये मिले, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, ये बाजार कीमत पे क्या कर सकता है, बाजार कीमत पे बेच सकता है। मतलब पहला जो प्राइस है वो सरकार द्वारा डिसाइड है कि इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे बिकेगी, और दूसरा जो है वो मार्केट प्राइस पे बेच सकता है। तो यहाँ पे जो है चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो चाहे द्वितीयक क्षेत्र हो, सबके लिए जो है दोहरी कीमत पद्धति चलती है यहाँ पे, जिसमें सरकार ने इतनी क्वांटिटी का इतना प्राइस फिक्स कर रखा है, और बाकी जो है मार्केट प्राइस पे बिकेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता बेटा। इंडिया में क्या होता है, जैसे आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे, एक वर्ड होता है यहाँ पे न्यूनतम कीमत, और एक होता है यहाँ पे उच्चतम कीमत, जिसमें सरकार क्या करती है, जिसमें सरकार जो है कुछ प्रोडक्टों की न्यूनतम कीमत तय कर देती है और कुछ प्रोडक्टों की उच्चतम कीमत तय कर देती है। जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर सरकार क्या करती है, न्यूनतम कीमत तय कर देती है कि किसान अपने प्रोडक्ट को इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकता, और कुछ प्रोडक्टों की उच्चतम कीमत तय कर देती है। तो हमारे यहाँ पे सिंगल वो चलती है, जबकि वहाँ पे क्या चल रही है, वहाँ चल रही है दोहरी, कि कुछ क्वांटिटी हमारे सरकार के प्राइस पे बिकेगी, बाकी बाजार कीमतों पे बेच दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो भी बिकेगा सारी बिकेगी एक साथ, लेकिन मिनिमम इतने पे तो बिकनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर जितने पे भी बेचो। हमारे यहाँ सिंगल चलती है। वहीं पे अगर हम बात करें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, इसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्थापित किए गए। अब ये क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या लिखा हुआ है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। विदेशी निवेशक कौन होते हैं, जो
दूसरे देशों के जो लोग होते हैं फिरंगी, जो हमारे देश में आके निवेश करते हैं, उसको विदेशी निवेशक कहते हैं। तो दूसरे देश का बंदा हमारे देश में आकर बेटा कब इन्वेस्ट करेगा? जब हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो आके इन्वेस्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जब उसे यहाँ पे अच्छे इकोनॉमिकल और सोशल दो तरीके का होता है, हम आधारिक संरचना में पढ़ चुके हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी, रोड, ब्रिज, सड़कें, हवा, पानी, सब कुछ भैया जो है मस्त मिलेगा तभी तो आके करेगा। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा वो वहाँ उसके अपने देश के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे देश का क्या करेगा? तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें सरकार क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर उद्योगों को चलाने के लिए जितनी भी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो सब के सब एक ही जगह पे अवेलेबल करा देती है, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो अट्रैक्ट हो। जैसे कि सस्ती दर पे बिजली देना, ठीक है, सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, टैक्स में कंसेशन देना कि भाई अगर आप इधर इंडस्ट्री खोलते हो, लाइक पिछड़े हुए एरिया के अंदर अगर आप इंडस्ट्रीज खोलते हो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सस्ती बिजली मिलेगी आपको। कई तरीके के लालच देती है सरकार ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर जो है उद्योग खुले और लोग निवेशक अट्रैक्ट हों और वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुले। तो उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर प्लेसेस पे ये बना दिए जहाँ पे ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है अवेलेबल हो जाए। उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और आजकल इंडिया भी इस चीज़ पे काम कर रहा है जो चीन ने किया। चीन ने जो है बेटा 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, हमसे 2 साल बाद। जबकि हमने कब करी थी? 1 अप्रैल 1951 को। 5 ईयर प्लान जिसको कहते हैं, जिसमें आने वाले 5 सालों में क्या करना है क्या नहीं करना, उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिखे जाते हैं। हमने, अब सिंपल सी बात है, हम तो 1947 में ही हो गए थे, वो 1949 में हुआ तो उसने 2 साल बाद ही करी हमसे। चीन ने आर्थिक समृद्धि के निर्देशक अर्थव्यवस्था प्रारूप को अपनाया और चीन ने जो है 1978 में आर्थिक सुधारों को अपना लिया। इसका मतलब क्या है? हमने अपनाया था 1991 में। हमने कब अपनाया था? हमने अपनाया था 1991 में, जब संकट सर पे आ गया था 1990 के बाद। 1991 में हमने अपनाया। उसने हमसे कितने साल पहले? हमसे 12 साल पहले ही वो आर्थिक सुधारों को अपना चुका था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। हमसे 12 साल पहले ही वो आर्थिक सुधारों को अपना चुका था। इसी वजह से 1980 तक तीनों देश सेम चल रहे थे, सेम जीडीपी, सेम प्रति व्यक्ति आय, सेम राष्ट्रीय आय, सब कुछ सेम था तीनों देशों का, क्योंकि उसने 1978 में ही एलपीजी को अपना लिया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आर्थिक सुधारों का मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। हमसे 12 साल पहले ही अपना लिया। तो इसलिए ये बेटा इसका सबसे बड़े मेन रीज़न है कि चीन आखिर इतनी आगे क्यों है। पहला रीज़न तो ये। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, 1980 तक चीन की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी, जैसा इंडिया का है सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन 1980 के बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि उनने आर्थिक सुधारों को भी अपना लिया। और दूसरा इसका सफलता का जो राज है बेटा वो ये है कि ये सिस्टमैटिक वे से चला। सिस्टमैटिक वे से चलने का मतलब क्या है कि 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसने पहले प्राथमिक क्षेत्र पे फोकस किया, मतलब कि कृषि क्षेत्र पे पहले उसका विकास किया। जब उसकी डेवलपमेंट हो गई फिर 1958 में, 1949 में ही हो गया था ये, लेकिन पहले कृषि क्षेत्र पे काम किया 7 साल 8 साल। उसके बाद जब कृषि क्षेत्र का विकास हुआ फिर उद्योग पर आया 1958 में। फिर जब उद्योगों का भी हो गया फिर सेवा क्षेत्र पे आया। सिस्टमैटिक वे से चला, क्रम में चला। और हमारी क्या मिस्टेक है बेटा? हमारी मिस्टेक ये है कि हम एक तो आर्थिक सुधारों को हमने लेट अडॉप्ट किया, सबसे पहली बात। और दूसरा, चलो लेट अडॉप्ट किया वो तो ठीक है, और दूसरा हम आ गए लालच में। हमने कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को इग्नोर किया है टोटल।
हम सीधा सेवा क्षेत्र पे आ गए, सीधा सेवा क्षेत्र का विकास करना है। कृषि का तो नामो निशान नहीं है एलपीजी के अंदर कि कृषि का करना क्या है। कृषि क्षेत्र को पूरा नेग्लेक्ट किया गया है आर्थिक सुधारों में, और द्वितीय क्षेत्र को भी। इसलिए भारत का जो आर्थिक सुधार है वो एक तरफा समृद्धि दर माना जाता है। एक तरफा समृद्धि दर का मतलब है केवल एक ही क्षेत्र पे ध्यान देता है, सेवा क्षेत्र पे, और कहीं नहीं देता। ये हमारी फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए हमारी कृषि अभी भी पिछड़ी हुई है जैसे पहले थी। तो ये चीन की कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से आज चीन इतना आगे है और हम उससे पीछे रह गए हैं। पहला, उनने समाजवादी को अपनाया, हमने मिश्रित को अपना लिया। वो सिस्टमैटिक वे से चला, पहले कम्यून पद्धति की सहायता से कृषि क्षेत्र, फिर सेकेंडरी सेक्टर के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फिर सेवा क्षेत्र, सिस्टमैटिक वे से चला। हम सिस्टमैटिक वे से नहीं चले, हर सेक्टर के लिए उसका अलग प्लान है। दोहरी कीमत पद्धति चलती है, हमारे में सिंगल पद्धति चलती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अट्रैक्ट किए गए, बनाए गए उस टाइम पे, जो कि हम अब कर रहे हैं वो बहुत पहले कर चुका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस पे हम अब ध्यान दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान उनने भी अडॉप्ट किया, आर्थिक सुधार उनने भी अपनाए। बस उसका एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या, उनने जल्दी अपना लिए। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने चाइना के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं बेटा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में कोई भी खास बात ऐसी है नहीं। पाकिस्तान ने बेटा सब कुछ वही किया है जो हमने किया है, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारा कॉपी किया है, सब कुछ जो हमने किया है वही पाकिस्तान ने किया है। क्योंकि पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जो है हमसे ही बना है बेटा। जब 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान, फिर इसके भी 2 हिस्से हो गए। एक बन गया आपका पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टीशन के बाद ही हुआ, तो बना हमारे से ही है वो। तो भाई इसलिए सब कुछ हमसे ही, जो हमने किया वैसे ही। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई इसको। इसने जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1956 में अडॉप्ट करी, सबसे लेट। सबसे पहले हमने कर ली थी 1951 में, 1953 में चीन ने करी, और इसने करी जब हमारी पहली ख़त्म हो गई थी। हमारी पहली 1956 में ख़त्म हो गई थी, इसने तब अपनी अडॉप्ट करी पहली। इसने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया जैसे हमने अपनाया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र काम करते हैं। इसने जो है, पाकिस्तान ने समान नीति अपनाई जैसे भारत ने अपनाई, सीधा सीधा लिखा हुआ है। जैसे कि बेटा हमने जो है आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीति, जैसे हमने 1990 तक आयात प्रतिस्थापन पे फोकस किया था कि आयात नहीं करना, जिसके लिए हमने कोटा, परमिट, इन सब चीज़ों को लगाया था, तो उसने भी वही करा सेम एज इट इज़। और हमने जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बेटा क्या किया था, 1956 की औद्योगिक नीति जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने निजी क्षेत्र की दूसरी इंपॉर्टेंस थी, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इंपॉर्टेंस थी। सरकार की इंपॉर्टेंस रहेगी सबसे पहले। अगर निजी क्षेत्र को उद्योग वगैरह खोलने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, अगर लाइसेंस मिलेगा तो ही खुल सकता है, और जिसका खुला हुआ है उसको अगर एक्सपेंड करना है तो भी लाइसेंस लेना है। जो हमने किया वही उसने किया। उसने आर्थिक सुधार को हमसे पहले अडॉप्ट कर लिया था 1988 में, हमसे 3 साल पहले। मतलब कि सबसे पहले बेटा चाइना ने अडॉप्ट किया था एलपीजी को, उसके बाद पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, और उसके बाद हमने अडॉप्ट किया था सबसे लेट। वहीं पे अगर हम बात करें तो 1980 तक पाकिस्तान की समृद्धि दर प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, वैसी थी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और 1988 में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू किए गए, मुख्य जोर निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना था। मतलब कि जैसे कि बेटा हमने जो है पहले 1956 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्रों पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, तो उसने भी लगा दिए। फिर हम जब 1990 में संकट की स्थिति में आए, जब हमने 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाया, तो फिर हमने उन प्रतिबंधों को हटाया उदारीकरण के अंतर्गत। तो उनने 1988 में ही अपना लिया था, तो उसने बेटा फिर उन प्रतिबंधों को हटाया जो निजी क्षेत्रों के ऊपर लगे हुए थे, और निजी क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकें, उसको अट्रैक्ट करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया गया कि अब आपको कोई लाइसेंस, कोई परमिट, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, खोलिए। और इसने
हरित क्रांति हमसे कई साल पहले ही अडॉप्ट कर ली थी 1953 में, जबकि हमने कब अडॉप्ट करी थी 1966 में। हमने 1966 में करी थी और इसने 1953 में करी थी। तो ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ हैं, कब वो आज़ाद हुआ, कब उसने पहली पंचवर्षीय योजना लागू करी, कौन सी अर्थव्यवस्था उसने अडॉप्ट करी, कब उसने आर्थिक सुधारों को अडॉप्ट किया, क्या क्या उसने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया। उनने हरित क्रांति बहुत पहले ही अडॉप्ट कर ली थी। उद्योगों के लिए उनने पहले सेम हमारी तरह प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन जब संकट की स्थिति आई 1988 में उनने क्या करा, फिर जो है बाउंडेशन सटाई और जो है फिर निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करने के लिए उनको मोटिवेट किया कि आइए जी खोलिए अब आके, जो हमने किया। इस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजीज रही है अब तक की। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बेटा इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, हम जो है इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, हम जो है चाइना के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जो है पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। तीनों के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। इंडिया के बारे में तो पूरी बुक में हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पता ही है हमें इंडिया के बारे में तो। और अब चाइना के बारे में भी पढ़ लिया और पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनमें दोनों पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे ऐसे आ सकता है चीन की विकास रणनीति को समझाइए कि चीन ने क्या क्या किया, तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। पाकिस्तान के बारे में आ जाए कि पाकिस्तान की विकास की रणनीति को अपना बताइए क्या क्या किया, कि पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास करने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया, उनकी विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सारे लिखने पड़ेंगे। अब अगर आ जाए कि भैया इन तीनों का कंपैरिजन कीजिए, इन तीनों देशों का कंपैरिजन कीजिए, तो कंपैरिजन जो है किस बेसिस पे होगा बेटा, 3 पैरामीटर पे, 3 मेन कंपोनेंट पे होगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है बेटा जीडीपी, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है मानव विकास संकेतक HDI। 3 चीज़ों के बेस पे हमें इन तीनों देशों का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है और इसमें क्या करना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है हमें जनसंख्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण, ये सब कुछ चीज़ें आती हैं बेटा। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी बेसिस होंगे, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या के मामले में, चीन बेटा पहले नंबर पे आता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है और पाकिस्तान का अभी कोई नंबर ही नहीं है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो इंडिया की जनसंख्या का 1/10 है। मतलब कि अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो वहाँ पे 10 लोग हैं। अभी पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें कि जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, मतलब कि बच्चे कितनी जल्दी पैदा हो रहे हैं, सिंपल और साधारण, कितनी गति से पैदा हो रहे हैं, कितनी स्पीड से पैदा हो रहे हैं, सिंपल और साधारण शब्दों में इसका कहने का मतलब ये है। तो चीन की बेटा सबसे कम है, भारत की उससे थोड़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है जनसंख्या वृद्धि की दर। चीन की सबसे कम क्यों है? क्योंकि बेटा उसने, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसने जो है एक शिशु नीति, 1 चाइल्ड पॉलिसी को उसने जो है अडॉप्ट कर रखा था। इस वजह से पाकिस्तान में ऐसी कोई नीति नहीं है, इसलिए वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तीसरे कंपोनेंट का जो नाम है ये है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, उस चीज़ को जो है जनसंख्या घनत्व के नाम से जो है जाना जाता है। तो चीन की अगर हम बात करें 138 है, भारत की बात करें 358 है और इसकी अगर बात करें तो 193 है। ऐसा क्यों है? चीन पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 138 लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि चीन जो है वो जोग्राफिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा है।
भारत की अगर बात करें तो छोटा है उससे, इस वजह से यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बहुत लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में 193 है। शहरीकरण की अगर हम बात करें कि शहरों में कितने % लोग रहते हैं पॉपुलेशन का, चीन में 47% है, भारत में 28% है, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 36% है। तो और लिंग अनुपात की अगर हम बात करते हैं, ये भी लिख दीजिएगा बेटा, लिंग अनुपात की अगर हम बात करते हैं, लिंग अनुपात का मतलब सेक्स रेशो की अगर हम बात करते हैं कि 1000 पुरुषों के पीछे फीमेल्स जो हैं वो कितनी हैं, तो भारत की अगर हम बात करें, तो भारत की जो है बेटा वो है 940 पर 1000, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां हैं। चीन में अगर बात करें 952 है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी जो है बेटा 943 है। तो तीनों ही कंट्री के अंदर जो सेक्स रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तीनों ही देशों के अंदर प्रति 1000 गर्ल्स के बॉयज़ के पीछे फीमेल्स जो हैं वो कम है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों है, भारत में भी कम है, चीन में भी कम है, पाकिस्तान में भी कम है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों देशों के अंदर जो लोगों की मेंटालिटी है वो ये है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का जो है हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। लोगों की मेंटालिटी रहती है ये, लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तीनों ही कंट्री में ऐसा है, लड़की नहीं चाहिए। तो इसी वजह से तीनों ही कंट्री के अंदर जो लिंग अनुपात है वो क्या है, वो कम है। तो ये था डेमोग्राफिक प्रोफाइल के रिगार्डिंग, जिसमें हम जनसंख्या के रिगार्डिंग जो है बात कर रहे हैं। जनसंख्या कितनी है, कौन सा देश किस नंबर पे है, किसकी वृद्धि दर कितनी है, 1 किलोमीटर वर्ग दायरे में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, गाँव में कितने रहते हैं, और लिंग अनुपात क्या है, सब कुछ जनसंख्या के बारे में है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने बेटा 1979 में एक शिशु नीति को अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं जीडीपी के रिगार्डिंग। जीडीपी किस कंट्री की कितनी है, और जीडीपी क्या होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम जो है, इन तीनों का जो जोड़ होता है, इन तीनों क्षेत्रों ने एक साल के अंदर अंदर जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया है वो जीडीपी होती है। तो अगर हम औसतन जीडीपी की बात करें कि तीनों कंट्री की औसतन जीडीपी क्या रहती है, इसकी है 9.5, वृद्धि दर भी कह सकते हो, इसकी ये और इसकी ये। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या का कितना % लोग कृषि में लगे हुए हैं, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या का कितना % लोग कृषि में लगे हुए हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चीन में लगे हुए हैं 37% पॉपुलेशन, भारत में लगे हुए हैं 56, और पाकिस्तान में लगे हुए हैं 45। जबकि हम स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम में तो आप जानते ही हैं 75% से अधिक जनसंख्या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा किस पे आधारित था, हमारा जो है आधारित था बेटा आपका इस पे कृषि क्षेत्र पे। अभी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र और आपका तृतीय क्षेत्र पे लोग प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें कि जनसंख्या का कितना पोर्शन सेवा क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में 37% इसका है, 31% इतना है, और 35% इसका है। ये जनसंख्या की बात हो रही है बेटा कि जनसंख्या कार्य बल का कितना पोर्शन प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है और कितना तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ है। और अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि जीडीपी में कृषि से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। भाई जीडीपी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो उसमें कृषि कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और कृषि कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, सेवा क्षेत्र कितना कर रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र कितना कर रहा है, वो जीडीपी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कृषि की। तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में केवल 9% है, भारत का 19% है, और पाकिस्तान का जो है वो 21% है।
वहीं अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो इसकी जो है 9.24 यहाँ पे लिखा है टीडी, टीडी का मतलब ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, और ये जो आंकड़े हैं ये 2013 के अकॉर्डिंग के हैं, 2013, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे अगर अपडेटेड डेटा मुझे मिलता है, अपडेटेड ही मैं आपको बताऊंगा, अभी तो टाइम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे अपडेटेड डेटा हम जो है लिखेंगे यहाँ पे जीडीपी के मामले में, क्योंकि अब तो सब कुछ हिल चुका है बेटा, तो अब तो बढ़िया ही डेटा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ तो हालत और ही ज़्यादा ख़राब होगी। अब है मानव विकास संकेतक। मानव विकास संकेतक का मतलब क्या है? मानव विकास संकेतक का मतलब है, पहले तो आप ये समझिए HDI जो है ये होता क्या है। HDI जो है ये बेटा एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, जो कि जो है ये कह सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है ना मेज़र करता है, लोगों की, ह्यूमन की डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। जब एक देश के अंदर लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छा हवा पानी खाना पीना सोना, निर्धनता कम होती है, गरीबी कम होती है, ये कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो मतलब वहाँ के लोगों का विकास अच्छा होगा। जब वहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा हवा पानी खाना पीना सोना सब ये कुछ बढ़िया मिलेगा, तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा एज कंपैरिजन टू उस कंट्री में जहाँ पे ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है, ना कुछ है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर HDI के अंदर 189 कंट्री के बेस पे ये बनता है, 189। और इसमें क्या होता है, हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में नंबर दिया जाता है, 0 से 1 के बीच में नंबर दिया जाता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में इसमें नंबर दिए जाते हैं। इसमें 4 तरीके की कैटेगरी होती है बेटा। सबसे पहली कैटेगरी होती है 0.8 से अबव, 0.8 एंड अबव। दूसरी कैटेगरी होती है 0.71 से 0.79, तीसरी होती है 61 से लेके 70, और चौथी होती है बिलो 0.5। मतलब कि जिस कंट्री का ना अच्छी हेल्थ है, ना अच्छी एजुकेशन है, हवा पानी खाना पीना स्वच्छता कुपोषण IMR जन्म दर मृत्यु दर सब कुछ बेकार है, उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। जिसकी थोड़ी अच्छी है उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, जिसकी थोड़ी अच्छी है इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, और जिसकी बहुत ही अच्छी है ये सब सारी चीज़ें उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। उसके बिहाफ पे नंबर दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में। मतलब जितना 1 के क्लोज होंगे, जितना 1 के क्लोज होंगे उतना बढ़िया है, और जितना 1 से पीछे जाएंगे, मान लो अगर आपको 0.2 नंबर मिल रहा है तो हम बहुत बेकार हैं, हम तो 0 के नियर बाय हैं, 1 के नियर बाय होने चाहिए, 0.8 0.9 0.99 ऐसे होने चाहिए, तो हम बहुत अच्छे हैं। तो इसी के बिहाफ पे अगर चाइना को बात करें तो चाइना को नंबर दिया गया है 0.7, इंडिया को नंबर दिया गया है 0.6, और पाकिस्तान को नंबर दिया गया है 0.5। मतलब HDI के मामले में बात करें अगर हम, मैंने बोला बेटा ये 189 कंट्री के बेस पे बनता है, ठीक है। तो चाइना अगर HDI के बात करें तो सबसे ऊपर आ रहा है। इन 3 देशों के कंपैरिजन में बेटा भारत दूसरे नंबर पे आ रहा है, और पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहाँ मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा होना चाहिए ये नंबर, 0.9 होना चाहिए, तब जाके वो 0.9 क्या 1 ही होना चाहिए पूरा। बट ये बेटा बहुत मुश्किल है कि कंट्री 0.9 या 1 तक पहुँचे। उसके लिए अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, हवा पानी साफ सफाई स्वच्छता निर्धनता गरीबी बेरोजगारी जन्म दर मृत्यु दर IMR इन सबको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके उस कंट्री के अंदर HDI ऊपर उठता है। हम अगर बात करें बेटा तो हम जो है इसमें रैंक दी जाती है, जिस कंट्री की रैंक, सिंपल सी बात है बेटा, क्या कहते हैं, जिस कंट्री की रैंक जिसको 1 नंबर दिया जाएगा उसकी 1 रैंक होगी, जिसको 0.9 दिया जाएगा उसकी 2 रैंक होगी, जिससे उसका कम होगा तो उसकी थोड़ी कम रैंक होगी। तो अगर हम जो है बेटा
भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत की अगर हम बात करते हैं तो हम जो है बेटा अभी थोड़ा डाउन चले गए हैं। हम जो है 128, 130, 131 ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है 128वें प्लेसेस पर हैं, बट 2020-2021 में ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो हम जो है 131वें रैंक पे हैं HDI पे, ठीक है। सब कोविड की जो है वो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना बेटा यहाँ पे 85 प्लेस पर है, क्योंकि चाइना का नंबर 0.7 है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो बेटा भी बहुत ही ज़्यादा जो है पीछे है। अब देखिए, अब आती है बात तो वन पे कौन होगा? वन पे भी तो होगा ना किसी, मान लो किसी कंट्री को है जी, नहीं अमेरिका नहीं है बेटा। वन जो नंबर है नॉर्वे, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। नॉर्वे वन पे है फिलहाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, स्विट्ज़रलैंड तीसरे पे है, ठीक है। तो और जो है भाई फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, पर मोस्टली जो है नॉर्वे और एक दो और है वो रहते हैं। स्वच्छता के बारे में अगर हम बात करें, चीन में इतनी है, भारत में इतनी है और पाकिस्तान में इतनी है। यहाँ पे भी मैंने ऊपर का साइन लगा रखा है, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए तो बेटर है। फिर हम बात करते हैं कुपोषित। कुपोषित का मतलब क्या होता है बताने की तो ज़रूरत है नहीं, पता ही होगा आपको। जिनकी बिना एक्सरे के हड्डियाँ दिखती हैं उसको कहते हैं। तो चीन में कितने % लोग हैं? 11, भारत में 20 और पाकिस्तान में 20। ये कम होने चाहिए, यहाँ मैंने डिक्रीज़ का साइन लगा रखा है। जितने कम होंगे कुपोषित बच्चे उतने सही है ना। IMR की अगर बात करें, शिशु मृत्यु दर जो है क्या होती है कि वो सभी के सभी बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं, वो IMR कहलाता है। तो इसमें कितने बेटा? इतने, इसमें इतने और इसमें इतने। ये भी यहाँ पे भी मैंने डिक्रीज का साइन लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैंने इनकी रैंक लिख रखी है। चाइना की रैंक 85 है, हमारी बेटा भी 131 है और इसकी 158 के अराउंड होगी। तो HDI क्या है? HDI एक तरीके का इंडिकेटर है जो एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है मेज़र करके उसके बिहाफ पे कंट्री को पॉइंट देता है और उसके बिहाफ पे कंट्री की रैंक बनती है, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है और वो दूसरी कंट्री के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड से कितना पीछे है। ये होता है HDI। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे चाइना की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, पर्टिकुलरली किम्यून पद्धति क्या होती है, सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है, पाकिस्तान की रणनीतियाँ बताइए, भारत की बताइए। रणनीतियों में भी कंपैरिजन आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान की रणनीतियों पे कंपैरिजन कीजिए, चीन और पाकिस्तान की कंपैरिजन कीजिए, चीन और इंडिया का कंपैरिजन कीजिए। एंड कंपैरिजन किसका? स्ट्रैटेजीज़ का कंपैरिजन कह रहा हूँ कि भारत ने क्या क्या किया, चीन ने क्या क्या किया। चीन और पाकिस्तान का कंपैरिजन कीजिए। और ये जो कंपैरिजन है ये किसका है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, GDP, HDI। तो कंपैरिजन किस चीज़ पे है वो पूछ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। अगर बेटा स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आ जाए तो आपने तीनों की स्ट्रैटेजीज़ पढ़ ली है, आप बना के भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ सपोर्टिंग मटेरियल से भी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्ट्रैटेजीज़ पे कंपैरिजन आ जाए कि चीन की सफलताएं विफलताएं बताइए, ऐसे आ सकता है। हाँ बताओ आप बताओ। जैसे क्वेश्चन है सर, ये मतलब तीनों के मतलब को तुलना करनी है सर। हाँ तो तीनों की तुलना करनी है तो उसमें तो यही करना है, ये वाला यहाँ पे, इसमें तो ये करना है। सर ऐसे डेटा भी हाँ डेटा चिपका हाँ, ये डेटा लिखने की तो नंबर है, यहाँ पे डेटा लर्न करना है आपको।
ये डेटा का ही तो अच्छा चक्कर है। डेटा। हाँ, और ऐसा भी आता है कि चीन की विकास रणनीतियों की सफलताएं और विफलताएं बताइए, कि चीन ने ये जो स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया, ये जो स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया, इससे इसको क्या क्या फ़ायदा मिला, क्या क्या नुकसान मिला इसको, मतलब इसकी जीडीपी बढ़ी, प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ। इससे रिलेटेड एक जनरल पेपर में क्वेश्चन है, लेकिन सर वो दूसरे पे दे नहीं, रखा है, वो सर मैं वो समझ गया वो सर। जो वो जो क्वेश्चन है जो सीबीएसई के उसमें है, वो तो बेटा पैसेज का क्वेश्चन है। वो तो पैसेज दे रखा है, चीन कॉरिडोर, चीन अरे वो पाकिस्तान। उसके बाद दे रखा है सर, ये डेटा दे रखा है, उसमें कह रखा है कि तुलना करने के लिए, तो मैं समझ गया सर, ऐसी मतलब तुलना करनी पड़ेगी अब। अच्छा, वो आप दूसरा डेटा कह रहे हो, वो जो क्वेश्चन है, हाँ सर, वो 2 नंबर का पूछा गया है सर। वो भारत और सिंगापुर का जो है कंपैरिजन करना है उसके अंदर। यस सर, यस। वो तो दूसरा क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी डेटा दे रखा है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो फ्री के नंबर हैं। और एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो चीन और पाकिस्तान के कॉरिडोर के ऊपर एक पैसेज है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो तो फ्री के क्वेश्चन है, उसमें तो वो पैसेज दे रखा है, क्वेश्चन में आंसर उसी से मिल जाएंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें डेटा दे रखा है, भारत और सिंगापुर का कंपैरिजन करना है, उसमें बताया हुआ है कि किस चीज़ पे कंपैरिजन करना है। ये अलग वाला है, ये अलग चीज़ है। तो ये है भैया, इसको ओके। पढ़ लीजिए। ये शीट भेज दिया मैंने ग्रुप में, और 19 को पेपर है, इसको पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं। 19 के बाद हम जो है इसका प्री बोर्ड जो भी पेपर आएगा, लड़का लड़की दोनों का सॉल्व करेंगे। और जो सीबीएसई का है उसको भी एक बारी देखेंगे। टेस्ट होंगे अब रेगुलर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ, ये तो ख़त्म, बाकी इसका सपोर्ट मटेरियल सर से भी जी, एक बारी देख लीजिएगा। हाँ जी। सर जो पर्यावरण वाला चैप्टर सर, ऐसे मतलब वहाँ के नोट्स लिख रखे होंगे आप सर, उसकी पीडीएफ बना के जो उनको भेज देना। किसकी कौन से उसकी?